हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। देखते ही देखते आज 22 जुलाई 2022 भी बीत गया। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लगभग अभी 10 महीने ही बचे हुए हैं। तो दोस्तों आज का दिन आप लोगों ने कैसे यूटिलाइज़ किया, तो मेरे इंस्टा आईडी @ARYANRN14510 पर ज़रूर टाइप करें। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 4 टॉपिक। पहला है प्रेसिडेंट इलेक्शन। सेकेंड टॉपिक एसबीआई ने लॉन्च किया व्हाट्सएप पेमेंट। ठीक है दोस्तों, यानी एसबीआई ने व्हाट्सएप से पेमेंट करने के लिए लॉन्च किया है दोस्तों, जो स्कीम है उसको पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे दोस्तों 200 करोड़ वैक्सीनेशन। इंडिया ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया है दोस्तों। फिर फोर्थ पर हम श्रीलंका में पॉलिटिक्स कैसी है दोस्तों, वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने स्टडी की ओर दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी 2022 राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आई हैं दोस्तों। ये एनडीए गठबंधन के ओर से उम्मीदवार थी दोस्तों। तो इनके विपक्ष में दोस्तों थे यशवंत सिंह जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको वोट 6,76,803 वोट मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, 6,76,803। वहीं यशवंत सिंह जी को कितने वोट मिले हैं दोस्तों, 3,80,177 वोट। ठीक है दोस्तों, वोट प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी को 64% वोट, जबकि यशवंत सिंह जी को 36% वोट मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रहे दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू जी को कितने वोट मिले हैं, 6,76,803 वोट, जबकि यशवंत सिन्हा जी को 3,80,177 वोट मिले हैं। और वोट प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो दोस्तों 64% वोट द्रौपदी मुर्मू जी को मिले हैं और 36% वोट यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं, जो कि इनके अपोज में थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म दोस्तों 20 जून 1958 उड़ीसा के मयूरभंज, एक आदिवासी परिवार, संथाली लोग थे ये, इनके फैमिली के लोग संथाली, जो आदिवासी ट्राइब कम्युनिटी संथाल है उससे बिलोंग करते थे। संथाल कम्युनिटी के बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 11th के हिस्ट्री में दोस्तों। तो संथाल कम्युनिटी से ये बिलोंग करती थी, ये संथाल आदिवासी थे। ठीक है दोस्तों, ट्राइब एरिया से आती थी। ये असम की रहने वाली, उड़ीसा के असम की रहने वाली थी। 20 जून 1958 को मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है दोस्तों, जो रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से इन्होंने क्या किया, स्नातक किया दोस्तों। और 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में उड़ीसा और सरकार जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्यरत रही। ठीक है फ्रेंड, ठीक। नेक्स्ट 1994 और 1997 तक ये अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में शिक्षक रहीं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य विभाग में ये कार्यरत रहीं। नेक्स्ट है दोस्तों 2002 से 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य विभाग में ये रहीं। ठीक है दोस्तों, फिर 2002 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। ठीक, 2006 से 2009 तक भाजपा एवं एसटी मोर्चा प्रदेश की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं दोस्तों ये। फिर 2007 से उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार, यानी ये उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से ये सम्मानित भी हैं। 2013 से 2015 अप्रैल तक ये एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही दोस्तों। 2015 से 2021 तक झारखंड के माननीय राज्यपाल रही। ठीक है दोस्तों, 2015 से 2021 तक ये क्या रही, झारखंड में राज्यपाल के पद पर थी। ठीक है दोस्तों, ये थी द्रौपदी मुर्मू जी की बायोग्राफी दोस्तों, एक झलक थी इनके बारे में दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों अपने अब दोस्तों कुछ राष्ट्रपति चुनाव के बारे में देख सकते हैं हम यहाँ पर। कुछ जो हमारे पहले के प्रेसिडेंट हो चुके हैं, इससे पहले अगर हम देखेंगे वोटिंग फॉर द प्रेसिडेंट, यानी कुछ जो रामनाथ कोविंद जी थे, माननीय रामनाथ कोविंद जी थे, वो 7,02,044 वोट पाए थे। कितना वोट पाए थे? और इनके विपक्ष में जो मीरा कुमारी जी थी, देखेंगे दोस्तों इसमें तो 3,67,314 वोट पाई हैं।
वही अगर हम पहले प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जो थे, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, वो 5,07,400 वोट पाए थे। इनके विपक्ष में थे KT शाह जी जो 92,827 वोट पाए थे। ठीक है दोस्तों, ये पहले प्रेसिडेंट थे। दूसरे प्रेसिडेंट भी हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ही रहे, मतलब कि यहाँ पर 1957 में, 1952 से 1957 में। फिर आप देखेंगे 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दूसरे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने। फिर जाकिर हुसैन जी दोस्तों 1967 में। फिर 1969 में VV गिरी। ये VV गिरी जी के बारे में अभी न्यूज़ फिलहाल में था, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं दोस्तों, जो आपके 2023 UPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। फिर फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक है दोस्तों। फिर पाँचवें हमारे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रेसिडेंट के नाम को आपको आगे से जो थे उनको याद करने हैं, और इधर से जो आपके प्रेसिडेंट थे उनको उनके नाम याद रखने हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, फिर उनसे पहले प्रणब मुखर्जी जी थे, फिर उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो वो थी, वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। ठीक है दोस्तों, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो जुलाई 19 2007 में बनी थी। ठीक है दोस्तों। ठीक, हाँ ओके दोस्तों, चलते हैं तो हम अपने प्रेसिडेंट चुनाव के बारे में बात करते हैं। ये इलेक्शन, अच्छा दोस्तों, जैसे आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, वो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है उसमें, ये सब चुनाव में, प्राइम मिनिस्टर वाले चुनाव में। बट जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक इलेक्शन का एक नियम है दोस्तों, कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के थ्रू होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र का एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। कोई भी एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, उसको एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है कि पूरा देश निर्वाचन क्षेत्र के रूप में गिना जा सकता है। जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला एरिया होता है, उससे मैं मतलब क्या होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र को ही पूरा निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है दोस्तों, और उस निर्वाचन क्षेत्र में को पूरे देश का मतलब निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, यानी जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला इलेक्शन कराने की प्रक्रिया है, सिस्टम है दोस्तों, उसमें एक ही क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और दूसरी बात उसमें क्या है, मतदाता पार्टी को वोट देता है। जो मतदाता होता है वो, जैसे इसमें जो हम लोग की प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है, उसमें भी वही चीज़ होता है दोस्तों। मतदाता उसमें भी वोटर्स पार्टी को वोट देता है। हर पार्टी का प्राप्त मत अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है, यानी जो भी पार्टी का जितने भी पार्टी है वो प्राप्त मत जितना पाई हैं, ठीक है दोस्तों, उनका अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल में, मतलब उनको मतलब कि विधायिका में क्या मिलती है, उन्हें सीटें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जिस रेशियो में वो वोट पाएंगे, उस रेशियो में उन्हें सीटें मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, फिर विजयी उम्मीदवार जो होता है वो वोटों का बहुमत हासिल कर लेता है। ठीक है दोस्तों, वो जो विजयी उम्मीदवार होता है वो बहुमत हासिल कर लेता है। ऐसा आपको देखा जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व का केस आपको देखने को सिस्टम दोस्तों इजराइल और नीदरलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और भारत में क्या है, सर्वाधिक वोट पाने पे जीत होती है। तो दोस्तों ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव होता है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत पर आधारित होता है। वहीं समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है, ये सिस्टम जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये सिस्टम आपको प्रेसिडेंट के चुनाव में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, इसीलिए देखो दोस्तों, इसमें जो जनता होती है वो वोट नहीं करता, बल्कि जनता द्वारा जो पार्लियामेंट में भेजे गए सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, ये सब वोटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, प्रेसिडेंट के चुनाव में क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इससे देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो संवैधानिक आर्टिकल्स हैं, उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, उन पर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 54 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है दोस्तों। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति चुनाव होगा, इसके लिए कौन बात करता है, अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54, और आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस के बारे में बात करता है दोस्तों। अनुच्छेद 56
यानी आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा उस पर ये बातें करता है दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, ये हमें जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 57 ना, आर्टिकल 57। ये दोस्तों पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, यानी फिर से राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल चुनाव जो होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उन्हें फिर से यानी उनकी पात्रता हेतु वो चुनाव होता है आर्टिकल 57 के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता, यानी जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या इस योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है दोस्तों आर्टिकल 58। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर इसकी गणना कैसे, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब के बारे में, ये प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्रत्येक सांसद या विधायक, जो प्रत्येक सांसद या विधायक होते हैं वो अपना मत डालते हैं और एक एक वोट डालते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वोट के रूप में नहीं गिना जाता, मतलब वो तो एक वोट डालते हैं, मतलब कि जो मतलब कि विधायक होता है या सांसद होता है वो तो अपना एक वोट डालता है। ठीक है दोस्तों, वो तो अपना एक वोट डालता है, लेकिन उसके एक वोट का जो मूल्य होता है, मतलब कि एक वोट उसका लाखों में गिना जाता है। वो आगे मैं बताऊंगा कि एक विधायक का मूल्य कितना, एक वोट का मूल्य कितना होता है दोस्तों। तो ये नहीं है कि जैसे यूपी में मतलब कि ज़्यादा आबादी है तो वहाँ पर अगर जो विधायक वोट देगा तो उसका मूल्य, मतलब उसके वोटों का जो मूल्य है वो ज़्यादा बड़ा, वो हर जगह मतलब कि स्टेट वाइज अलग अलग जो होता है वो इसमें बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक वोट के रूप में नहीं किया जाता। जो विधायक और सांसद होते हैं वो एक वोट के रूप में उनका काउंटिंग नहीं होता है कि वो एक वोट दिए तो वो एक वोट काउंटिंग नहीं, उसके पीछे और भी मतलब कि उसका एक वोट बना हुआ है कि एक विधायक के पास कितने वोट होंगे उसके अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब कि उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया समानुपातिक चुनाव। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेसिडेंट का चुनाव समानुपातिक मेथड से होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 निश्चित किया गया। जो राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होती है, इसके प्रत्येक सांसद का जो मूल्य होता है वो 700 निश्चित किया गया। ठीक है दोस्तों, 700 निश्चित किया गया, कितना, 700। ठीक, विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में, जो विधायक होते हैं उनके वोटों को अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के ऊपर डिपेंड है। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो सांसद होते हैं यानी पार्लियामेंट मेंबर ना, MP जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको 700, इनका मतलब वोट कितना होता है, एक अगर सांसद वोट देता है तो उसको इक्वल टू हो जाता है, यानी 1 MP 700 वोट के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 700 वोट के बराबर। लेकिन जो वही विधायक है यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ना, तो MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके एक वोट का एक मतलब एक लोग देगा ना, तो इसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग है रीजन के हिसाब से, यानी उस क्षेत्र में कितना मतलब कि वोट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि वहाँ रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो MLA का जो एक MLA अगर वोट देता है तो वो रीजन के अकॉर्डिंग मतलब उसके वोट को गिने जाएंगे, लेकिन MP का यानी जो सांसद होते हैं उनका फिक्स है कि 700 वोट है, यानी एक MP वोट दिया तो मतलब वो उस प्रेसिडेंट को 700 वोट मिले। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए कोई MP हमारे यहाँ जैसे मिर्ज़ापुर में अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो एक वोट देती हैं, तो एक वोट देंगी तो मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी को एक वोट, या किसी भी प्रेसिडेंट को जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको देती हैं, तो उनका एक वोट जो है 700 के इक्वल होगा, 700 वोटों के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही अगर बात कर ले विधायकों की, जो विधायक हमारे यहाँ के रघुनाथ मिश्रा जी हैं, तो उनके वो MLA हैं, तो उनका जो एक वोट होगा वो वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब उस क्षेत्र में कितना मतलब दिया गया है, उस क्षेत्र में कितने वोट हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अलग अलग रीजन के, अलग अलग स्टेट के अपने अपने अलग हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट संविधान के 84वें संशोधन यानी 84th जो अमेंडमेंट किया गया था है ना, तो दोस्तों 2001 में, उसके अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, जिसमें यानी जो 1971 में जनसंख्या यानी जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग वर्ष 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जाएगा। यानी जो स्टेट की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में कितना है 175, अब उत्तर प्रदेश में कितना है 208 हाईएस्ट है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में कितना है 175, और अरुणाचल प्रदेश में विधायक कितना है 8। ठीक है दोस्तों, ठीक,
प्रत्येक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट 208 उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में एक विधायक का वोट मूल्य 175 है, 75 के बराबर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 8 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश छोटा सा है इसलिए 8 है वहाँ पर, उत्तर प्रदेश बड़ा है इसलिए यहाँ पर 208 है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। वही स्लाइड है क्या? हाँ, यहाँ पर कुछ दोस्तों देखिए पंजाब के बारे में यहाँ पर कुछ वोट ऑफ वैल्यू दिए गए हैं, अलग अलग स्टेट के कितने वैल्यू हैं वोट के, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के 159 देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश 208, उत्तराखंड 64, पंजाब के लिए 116, राजस्थान के लिए 129 है ना, महाराष्ट्र के लिए 175, कर्नाटका के लिए 131, केरला के लिए 152, तमिलनाडु के लिए 176। तो दोस्तों ऐसे हैं, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट जो लगता है, इम्पीचमेंट लगता है दोस्तों महाभियोग, इसकी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल समाप्ति से पहले ही उस केवल संविधान के उल्लंघन यानी वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। हालांकि भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्यांश का अर्थ प्रभावित नहीं किया गया, यानी संविधान का क्या उल्लंघन, कैसे उल्लंघन होता है, इसके बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब कि कहीं लिखा नहीं गया है कि संविधान का उल्लंघन कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर भी संविधान का उल्लंघन पाते हुए पाए जाएंगे प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 61 के अनुसार उन्हें क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, यानी किसी भी पार्लियामेंट में संसद के किसी भी सदन, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें कहीं भी इसकी शुरुआत की जा सकती है इम्पीचमेंट के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पर सदन कम से कम एक चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। कम से कम कितने? एक चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन में विशेष बहुमत 2/3, यानी मूल जो ऑर्गेनेट हाउस है उसमें 2/3 होना चाहिए। ठीक है, मूल सदन में, तभी ये पारित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव, ये तो बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद प्रस्ताव का दूसरे सदन में विचार हेतु भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रस्ताव है उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति पर जो आरोप लगा होता है उसकी जांच प्रक्रिया समिति के गठन द्वारा क्या की जाती है, प्रोसेस द्वारा, उसके समिति के गठन बनाई जाती, समिति बनाई जाती है, उसके थ्रू ये प्रोसेस चलता है। ठीक, प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति का अधिकृत वकील के माध्यम से बचाव भी करने का अधिकार है, कि वो अपना प्रेसिडेंट एक वकील रख सकता है, अपने बचाव भी कर सकता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से बचाव के लिए विकल्प चुन सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ऐसा करने के लिए जो व्यक्ति वकील का अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकता है, वो अटॉर्नी जनरल के लिए भारत के जो किसी विशेष व्यक्ति या वकील या अटॉर्नी जनरल को भी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति, ये कुछ 2018 में दोस्तों यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के राष्ट्रपति चुनाव संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न है। ठीक है दोस्तों, ये फिर दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा सांसद के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसद वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट है। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है दोस्तों, तो आप पहला सीधा पता चला है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा रॉन्ग है, सीधा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल ए। ठीक है दोस्तों, केवल एक। ठीक, केवल एक। ठीक है, ये एक। क्लियर दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग, जानिए कैसे उसका उठाए आप लाभ। ठीक है दोस्तों, तो SBI ने ग्राहकों के लिए क्या शुरू किया है, व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत तो उन्होंने क्या मैसेज भेज कर, व्हाट्सएप मैसेज भेज कर, ऐसे देखेंगे दोस्तों SBI ने व्हाट्सएप मैसेज लोगों को भेजा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे शुरुआत की है इन्होंने। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज कर, तो ये सर्विसेज स्टार्ट है। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं दोस्तों, बात सुन सकते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल आजकल कई कामों के लिए किया जाता है, कुछ बैंकों के माध्यम के लिए किया जाता है और सेवाओं को प्रदान करने के लिए जाता है। बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट ऑफ बैंक, इंडिया बीच
मतलब कि इस देश के बीच, मतलब इस देश का जो सबसे बड़ा बैंक ऑफ इंडिया मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। तो उन्होंने व्हाट्सएप बैंकिंग से दोस्तों क्या की है, स्टार्टिंग की है, मतलब कि पेमेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सुविधाएं मतलब कि बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट सहित कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं इससे ग्राहक। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये ट्विटर कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब ग्राहकों को ये ट्विटर देकर जानकारी दी थी, फिर उसके बाद मैसेजिंग करना स्टार्ट कर दिया, मैसेज भेजा करते थे। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको दोस्तों। कैसे होगा ये रजिस्ट्रेशन, आपको देखना होगा। व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से सेवा प्राप्त करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद WAREG टाइप करना होगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना होगा अपना। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में मैसेज आएगा एक नंबर से 7208933148 पर, इसे भेजना होगा। फिर उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर के जरिए आपको जो मैसेज आपके बैंक में मतलब रजिस्टर होगा, मतलब कि जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होगा बैंक खाते में, उस पर आपको मैसेज भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्टेट बैंक व्हाट्सएप नंबर पर फिर एक मैसेज भेजेगी दोस्तों। आप इस नंबर पर सेव कर सकते हैं, नीचे दिया गया नंबर है 9022690226। ठीक है दोस्तों, इस पर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट चैट के माध्यम से जानकारी इन्होंने दी, हाय SBI कर ऐसा मैसेज भेजकर इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि भारत ने 200 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का दोहरा शतक लगा दिया है दोस्तों। 18 महीने में ये आंकड़ा केवल हासिल किया है दोस्तों। ये कीर्तिमान है अपने आप में भारत की ओर से दोस्तों कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का कीर्तिमान मतलब 200 रिकॉर्ड मतलब कीर्तिमान बनाया है दोस्तों भारत ने। ठीक है फ्रेंड, हाँ, तो 200 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले चाइना ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुके थे दोस्तों, तो उसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ ही भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे सुरक्षित देशों के लिस्ट में भी है। ठीक है, जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था दोस्तों, ये ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 200 इस अभियान के थ्रू, ये जो अभियान था कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जो था दोस्तों, कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 200 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। ये जानकारी हमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को दी। ठीक है दोस्तों, इस उपलब्धि में देश के हेल्थ केयर वर्कर्स और लोगों को बधाई दी गई। ठीक है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है दोस्तों। ठीक, मैनेजमेंट से मतलब कि यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो भारत ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत जैसे देश में यह लक्ष्य आसान नहीं था, यानी आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोस्तों ये जो लक्ष्य था ये बहुत ही टफ था, इसे हासिल करना बहुत ही टफ था। लेकिन मैनेजमेंट, जो बेहतर मैनेजमेंट था उसके वजह से दोस्तों ये लक्ष्य हासिल किया जा सका दोस्तों। पिछले साल 16 जनवरी को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया था दोस्तों। कोविन पोर्टल के मुताबिक इसका मतलब शुरुआत की गई थी दोस्तों। भारत ने रविवार को दोपहर करीब 12 बजे कोरोना टीकाकरण के 200 करोड़ डोज लक्ष्य पूरा कर लिए। ठीक है दोस्तों, बता दें कि वैक्सीनेशन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में भी शामिल है। ठीक, ये तो आपको स्टेटमेंट बताया दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से ही 18 से 59 वर्ष के आयु के वर्ग के 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त सतर्कता डोज लगाने का विशेष अभियान शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, पहले दिन करीब 15 लाख डोज लगाए गए थे। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने 75 दिन विशेष अभियान कोरोना टीकाकरण अमृत महोत्सव के तहत डोज दी गई है दोस्तों। इनमें से ज़्यादातर लोगों को दोस्तों अमृत महोत्सव के कोरोना टीकाकरण अमृत महोत्सव के थ्रू 75 दिन के विशेष अभियान के दौरान टीकाकरण लगाया गया दोस्तों। ठीक है, मंत्रालय ने बताया कि 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों ने अब तक कुल 1.06 करोड़ डोजेज लगवा चुके हैं दोस्तों, और 60 वर्ष के आयु के से अधिक लोगों ने 2.81 करोड़ लोगों ने लगवाए हैं। वहीं 12 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों 3.79 करोड़ बच्चों की पहली डोज दी गई है। ठीक है दोस्तों, जबकि 15 से 18 आयु वर्ग के लिए 6.08 करोड़ लगाए गए हैं वैक्सीनेशन। अधिक किशोरों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, यानी 15 से 18 आयु वर्ग वालों को 6 करोड़ एबव लोगों को मतलब कि लगा दी जा चुकी है डोज दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर स्लाइड देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 टीकाकरण में दुनिया भारत में सबसे आगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे स्लाइड में तो 200 करोड़ इंडिया 200 करोड़, वहीं पर जो अमेरिका है 60 करोड़,
जापान 25 करोड़, जर्मनी 18 करोड़, रूस 17 करोड़ एंड फ्रांस 15 करोड़। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों, मेक इन इंडिया के थ्रू भारत ने नए भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं दोस्तों। वैक्सीनेशन विकास में अब तक का सबसे तेज मंजूरी, पहला केस सामने आने के 11 महीने भीतर ही वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जियो कोविड वैक्सीन देश में विकसित दुनिया की पहला DNA वैक्सीन, और जेम कोवैक 19 भारत का पहला mRNA कोविड-19 वैक्सीन है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इस यात्रा के प्रमुख पड़ाव जो थे उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण की शुरुआत की गई। 1 मई 2021 को सभी के लिए टीकाकरण 18+ वर्ष कर दिया गया। मतलब दोस्तों 18+ वर्ष के आयु को बच्चों को टीकाकरण 1 मई 2021 को किया गया दोस्तों। फिर 7 जून 2021 को सभी के लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई। 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ लोग डोज लगवाएं दोस्तों। वहीं 15 जुलाई 2022 को दोस्तों निःशुल्क प्रिकॉशंस डोज दिया गया दोस्तों 18 से 59 वर्ष के लोगों को दोस्तों। 16 मार्च 2022 को 12 से 14 वर्ष के वर्ग के लोगों का टीकाकरण हुआ। 10 जनवरी 2022 को प्रिकॉशन डोज लगाया गया दोस्तों। फिर 3 जनवरी 2022 को 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण किया गया दोस्तों। भारत सबसे आगे है दोस्तों। USA से 3 गुना ज़्यादा टीकाकरण में आगे, जापान से 7 गुना, जर्मनी से 11 गुना और फ्रांस से 14 गुना ज़्यादा टीकाकरण भारत ने कराए हैं दोस्तों। ये कीर्तिमान बनाया है दोस्तों। दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के लिए मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों में 24 करोड़ डोज की आपूर्ति की गई दोस्तों। ये भारत है दोस्तों। जितने भी ब्लू कलर के मतलब आप देख सकते हैं, मतलब एरिया रीजन 24 देशों में भारत ने 24 करोड़ से ज़्यादा डोज की आपूर्ति की है, मतलब दूसरे देशों को दिया है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम टीकाकरण 100% कवरेज की ओर देखते हैं दोस्तों। कि भारत में देखेंगे कि 100% में लद्दाख वाला रीजन, 100% में देखेंगे कश्मीर वाला रीजन, अपना यूपी दोस्तों 100% टीकाकरण में देखेंगे है। ठीक, और यहाँ पर 100% केरला तो देखेंगे दोस्तों। ये 100% जहाँ पर मतलब कि दोस्तों की टीकाकरण हो गया है, वैक्सीनेशन, वो वाले एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों इस पिक्चर में दोस्तों। और ये देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने % टीकाकरण मतलब कि लगाए गए हैं, टीकाकरण हुए हैं। वही पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो 98% टीकाकरण हो चुका है दोस्तों, लग चुका है। ठीक है, टीका लग चुके हैं। ठीक, 18+ आबादी वाले को। ठीक है, 98% लोग, मतलब इंडिया में 98% लोग 18+ आबादी की जो है 18+ एज के हैं, उम्र के हैं लोग, उनको लग चुका है। ठीक है दोस्तों, टीकाकरण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये अब दोस्तों वही चीज़ें हैं, पुरानी बातें, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों स्लाइड ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी ये नीति आयोग ने रिलीज़ की है दोस्तों। ठीक है, इंडिया इनोवेशन यानी नवाचार सूचकांक। भारत ने तीसरा नवाचार नीति आयोग जो है, भारत की नीति आयोग दोस्तों, उसने तीसरा नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है दोस्तों। इस सूचकांक को 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी और कर्नाटक इसमें टॉप रहा। ठीक है दोस्तों, यानी 2021 में ये जो इनोवेशन इंडेक्स है दोस्तों, ये 2021 का है। ठीक है, 2022 अभी चला है, यानी 2021 के डाटा है दोस्तों। इसमें 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी रखी गई है दोस्तों। कर्नाटक इसमें टॉप किया है, वहीं तेलंगाना दोस्तों दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर। यानी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक टॉप पर है दोस्तों, वहीं तेलंगाना क्या है, तेलंगाना हमारा दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। ठीक फ्रेंड, और वही अगर पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में देखेंगे तो मणिपुर टॉप किया है दोस्तों। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मणिपुर जो है पूर्वोत्तर यानी ईस्टर्न वाले एरिया के जो स्टेट हैं उसमें टॉप किया है दोस्तों। वहीं अगर बात करेंगे तो जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है यूटी में, तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, कौन बाबू, चंडीगढ़ ने टॉप किया है। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ ने यूनियन टेरिटरी में, लिख लीजिएगा नोट कर दोस्तों, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने, और पूर्वोत्तर राज्यों में अगर ईस्टर्न साइड में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मणिपुर ने, मतलब मणिपुर स्टेट ने, और ओवरऑल अगर राज्यों की बात करेंगे तो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर, वहीं तेलंगाना सेकेंड पोजीशन पर, हरियाणा थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, ये तीसरा सेशन था दोस्तों, तीसरी बार ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है आंकड़ा। ठीक है दोस्तों,
इसके उपाध्यक्ष रहे दोस्तों सुमन बेरी ने जारी किया, उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने तीसरे संस्करण को जारी किया दोस्तों। ठीक है, 21 जुलाई भाषा नीति आयोग, ये हुई नीति आयोग के तीसरे संस्करण का, ये आपको बता दिया दोस्तों। इसका जो आयोग के भारत, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आयोग के भारत नवाचार संस्कार 2021 में उपराष्ट्रीय स्तर और नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की पड़ताल की जाती है इसके थ्रू, इस यानी इंडेक्स के थ्रू। इस इंडेक्स के थ्रू दोस्तों क्या किया गया है, 2021 में उपराष्ट्रीय स्तर पर जो नवाचार क्षमताएं हैं, सॉरी दोस्तों, क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की पड़ताल की गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत नवाचार सूचकांक तीसरे संस्करण का मतलब वो किया गया है दोस्तों, जारी किया गया है। और इसके कार्यपालक अधिकारी जो थे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी परमेश्वर अय्यर की उपस्थिति में ये जारी किया गया है दोस्तों। ठीक, कर्नाटक राज्य लगातार तीसरी बार ये पहला स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके पहले दूसरे संस्करण में, जो इसके पहले दूसरा संस्करण था वो अक्टूबर 2019 और 2021 में जारी किया गया था। 2019 का था तो 2021 में जारी किया गया था। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों को लिया गया था, विश्लेषण आधार पर विश्लेषण किया गया था, और इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, सूचकांक भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है दोस्तों। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके प्रदर्शन का प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों में वर्गीकृत किया गया है। यानी दोस्तों 17 प्रमुख राज्यों में आपको मैंने बताया कर्नाटका टॉप पर है दोस्तों। वहीं अगर पूर्वोत्तर 10 पूर्वोत्तर राज्यों, मणिपुर टॉप पर है दोस्तों। वहीं अगर बात करें यूनियन टेरिटरी में तो चंडीगढ़ टॉप पर है। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है दोस्तों। नीति आयोग भारत और सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों की प्रासंगिक तकनीकी सलाह में भी प्रदान करता है, यानी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के बारे में नीति आयोग सरकार की एक नीति समिति है, भारत सरकार की नीति समिति। इसका गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संगठन 65 वर्षीय पुराने योजना आयोग के प्रतिस्थापन पर परिवर्तन किया गया। यानी जो योजना आयोग था, योजना आयोग, इसके जगह पर नीति आयोग आया है। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग, और कब आया, 1 जनवरी। ठीक, क्लियर, 1 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नीति शब्द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के ना दोस्तों। नीति का पूरा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। संगठन की अपनी जीती हुई वेबसाइट, मतलब जो उनकी वेबसाइट है, जो नागरिकों के आयोग से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, संगठन का एक वेबसाइट भी है दोस्तों जिसके द्वारा नागरिकों को जानकारियां प्रदान की जाती है। संगठन निकाय का वर्तमान 2021 प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत जी थे। यानी इसके CEO 2021 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन थे, अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, इस टाइम नीति आयोग भारत के नागरिकों के लिए आवश्यक नीतियां बनाता है। यह सरकार के अन्य रणनीतियों के साथ प्रदान करता है जिन्हें लागू करने की आवश्यकता है। संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों पर गौर करता है जो महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष की भूमिका की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है वो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता करता है। ठीक, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा आर्टिकल है दोस्तों श्रीलंका न्यूज़। श्रीलंका में पॉलिटिक्स दोस्तों इस टाइम क्या है, तो इस टाइम श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों रानिल विक्रमासिंघे। ठीक है, ये श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट है। ठीक, ये ठीक, बात कर लेते हैं इनके बारे में। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के न्यू राष्ट्रपति बने हैं। उन्हें सांसदों में अपना नया राष्ट्रपति चुना गया है श्रीलंका में। मतलब दोस्तों श्रीलंका के सांसद में हुई राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले रानिल विक्रमसिंघे 134, इन्हें मतलब 134 वोट मिले थे। जो दूसरे स्थान पर थे अल्लापुरम्मा, ये 82 वोट पाए थे दोस्तों। वहीं दिसानायके कुमार दिसानायके 3 वोट इनको मिली थी। वहीं रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिली थी और ये विजयी घोषित हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों ये कैसे हैंडल करते हैं इस टाइम जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं दोस्तों, उसको कैसे ये हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो यहाँ पर वही दिया गया है, बात बताई गई है दोस्तों, कैसे मतलब कि कौन है ये जो रानिल विक्रमसिंघे जी हैं वो कौन है। तो
इनका जो श्रीलंका राजनीति में बहुत ही लंबा अनुभव है। ठीक है दोस्तों, ये 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कितनी बार, 6 टाइम्स। बहुत ज़्यादा टाइम तक जीते बहुत। और इनके जो पार्टी थी उसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशनल पार्टी या यूएनपी। ठीक है, 6 बार ये बने हैं यार, ये तो कोई 6 बार बना है प्रधानमंत्री वहाँ श्रीलंका में, पहली बार हमें पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी यूएनपी इनकी मतलब पार्टी का नाम है दोस्तों, इस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, 1977 में वे पहली बार सांसद बने थे। ठीक है, यानी 1977 में ये पहली बार पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बने थे। ठीक है, 1993 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर 1993 में पहली बार श्रीलंका के बने थे। विक्रमासिंघे श्रीलंका के उप विदेश मंत्री और युवा रोजगार सहित कई बड़े पदों पर कार्यभार संभाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रानिल विक्रमासिंघे भारत के हैं करीब, यानी ये करीब कितने हैं भारत से, इनका क्या मतलब, इनका मतलब भारत की भी इनकी क्या मतलब अप्रोच है इनके, ये देखते हैं। बता दें कि जो इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जी थे, विवादास्पद इस्तीफे के बाद खाली हुए पद पर रानिल विक्रमासिंघे प्रधानमंत्री बन गए थे, ये तो आपको पता है। इसके पहले वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जी थे। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे जी थे, तो इनकी जगह पर अब कौन आया है, रानिल विक्रमासिंघे जी आए हैं। ठीक है, उनके नेतृत्व में श्रीलंका का संबंध भारत के साथ बेहतर होंगे, यानी इनके नेतृत्व में, यानी ठीक है दोस्तों, हालांकि बिगड़ते हालात के बीच उन्हें इस पद से जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा, यानी जो इसके पहले जो प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जी थे उनके साथ भारत का जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो हालात थे, क्राइसिस थे श्रीलंका के, उसके अकॉर्डिंग उनको इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के 4 बार दौरा कर चुके हैं। ये जो विक्रमासिंघे जी हैं, ये भारत के 4 बार दौरा कर चुके हैं जब पीएम थे। एज ए पीएम वो भारत में 4 बार क्या कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं दोस्तों। अक्टूबर 2016 में, अप्रैल 2017 में, नवंबर 2017 में और अक्टूबर 2018 में ये भारत आए थे। ठीक है, जब ये पीएम थे। मोदी जी के समय में ये उनके शासनकाल में दौरान पीएम मोदी ने 2 बार श्रीलंका का दौरा किया। मोदी जी जो थे वो उनके, जब वो पीएम थे विक्रमासिंघे जी, तो उनके शासनकाल में ये 2 बार मतलब कि मोदी जी गए थे श्रीलंका। ठीक है, नए राष्ट्रपति के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी, जैसे दूध दवा के लिए, अनाज के लिए। ठीक है, आज जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है खाद्यान्न को लेकर, इन सब कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ये जो नए राष्ट्रपति जी बने हैं उनको। देखते हैं कैसे ये अपने देश को उभारते हैं दोस्तों, ये होगी देखने लायक बात। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ आज का वीडियो होता है एंड। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट। ओके, थैंक्स दोस्तों, बाय।